हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस के अंदर। तो मेरे बच्चे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सीए फाउंडेशन हमारा चल रहा है और एक अच्छी खासी जर्नी अभी तक हमारी हो चुकी है। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अभी एक लेक्चर लिया है, सीए फाउंडेशन का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और आज हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं जो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, एंड देन हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरा जो है वो ये कहता है, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मींस डॉक्यूमेंट। ऑल वेल, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है उसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हो। मैंने आपको बिल्कुल एक राजा महाराजाओं के समय से लेकर अंग्रेजों के समय तक का जो है कुछ सिनेरियो दिया, कुछ स्टोरीज बताई, और पहले के जमाने में बहुत बड़े लेवल पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पैसा जो है लोगों के पास, लोगों को पैसा कैरी करना बड़ा मुश्किल था, और पैसा कैरी करना मुश्किल है बट बिजनेस भी आगे बढ़ाना है, तो लोग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर जो है वो बिजनेस करते थे। क्लियर है? तो मैंने अभी सिर्फ आपको एक डेफिनेशन बताई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, और आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन के आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या था? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक चेक विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर टू द इंस्ट्रूमेंट। तो ये सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। जो बच्चा डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहा है उसे मैं ये सजेशन दूंगा, वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखे और तब यहां पर आए लेक्चर नंबर 2 पर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेरे बेटे फीचर्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो स्टार्ट हमारी क्लास आज की हो चुकी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो बेटे मेरे, सबसे पहला फीचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या होता है बेटे ये फ्रीली ट्रांसफरेबल? मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट को, अगर ये खास करके बियरर इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये पेबल टू सर्टेन पर्सन इंस्ट्रूमेंट है, पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, याद होगा आप लोगों को, ये दोनों ही सिचुएशन में इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। मतलब कितनी बार भी, मल्टीपल टाइम्स आप इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। एक्चुअली में ये एक्ट बना ही इस नंबर 1 फ्रीली ट्रांसफरेबल के टॉपिक के चक्कर में है। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट जारी करा, ठीक है, बी ने सी को जारी कर दिया, सी ने डी को जारी कर दिया, डी ने ई को जारी कर दिया। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर करते वक्त कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करनी है कि भाई ये पकड़ इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके पास जो नोट है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो नोट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, और आप जब वो नोट किसी और को देते हो तो आप कोई लिखा पढ़ी कुछ नहीं करते, सीधा नोट उठाकर दे देते हो। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पेबल टू सर्टेन पर्सन या स्पेसिफाइड पर्सन है तो वहां पर क्या होने वाला? वहां पर मेरे बच्चे सबसे पहले इंडोर्समेंट होगा, एंड बाद में क्या होगी? डिलीवरी होगी। अब ये इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब क्या होता है मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं छोटा सा। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मतलब, फॉर एग्जांपल, किसी प्रोमिसरी नोट में लिखा हुआ है कि मैं वादा करता हूं, मैं आपको यानी मिस्टर अनिल और हिज ऑर्डर 10 लाख रुपए दूंगा 3 महीने बाद। क्लियर है? तो 3 महीने बाद पैसे लेने मेरे पास कौन आएगा? मिस्टर अनिल। अब मान लो कि जिस दिन मैंने इंस्ट्रूमेंट जारी करा उसके 2 या 3 दिन बाद अनिल को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो 3 दिन बाद वो मेरे पास तो पैसे लेने नहीं आ पाएगा क्योंकि मैंने 3 महीने का वक्त दिया है। तो अनिल क्या करेगा? अनिल मान लो किसी सुधीर नाम के पर्सन से 10 लाख रुपए ले लेगा और सुधीर को ये बोलेगा कि आप दीपक से जाकर ये पैसे ले लेना।
लेकिन प्रोमिसरी नोट में तो नाम किसका लिखा हुआ है? अनिल का लिखा हुआ है। मैंने बोला कि मैं अनिल को पैसे दूंगा, तो अनिल क्या करेगा, उस पे से अपना नाम काट कर सुधीर का नाम लिखेगा। तो अपने नाम को काट कर सुधीर का नाम लिखना मतलब एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। क्लियर है? देखो, इस केस में भी इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बियरर के केस में भी इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है। बियरर में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, कुछ नहीं करना होता। और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी यानी कि सर्टेन पर्सन में पहले आप इंडोर्स करते हो एंड देन आप इसको डिलीवर्ड करते हो। तो फीचर नंबर 1 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्लियर है? तो मैंने आपको बोला था आपको ये साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। या तो आप साथ साथ नोट कर ले या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद आप इसको नोट करेंगे। रीजन क्या है इसकी पीडीएफ ना देने का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये आपको साथ साथ नोट करना है। क्लियर है? तो मेरी एप्लीकेशन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको ये साथ साथ ही नोट करना है। ठीक है? कुछ रीजन है, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो मुझे अभी नया बनाना पड़ेगा, तो नया मैं अभी नहीं बनाऊंगा। तो जब रेगुलर क्लास फेस टू फेस में मेरा ये चैप्टर स्टार्ट होता है तब मैं वहां पर बनाऊंगा। तब तक के लिए आपको छोटा सा काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं तो साथ साथ ही लिखो, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आपको लिखने का समय मिल जाएगा। तो नंबर ए फीचर क्या कह रहा है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल क्या कहता है? इट मीन्स द ओनरशिप या टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी लिमिट और विदाउट एनी नंबर ऑफ ट्रांसफर। कोई लिमिट नहीं है, कितने पर्सन को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए ने बोला था बी को कि 3 महीने बाद 10 लाख रुपए देने का वादा करता हूं। तो बी ने ये इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, एफ ने जी को दिया। देखो जी, मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है डॉक्यूमेंट, मल्टीपल टाइम्स, कितनी बार भी ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रांसफर जो होगा ये हमेशा बिफोर मेच्योरिटी होना चाहिए। ये जो ट्रांसफर होगा ये होना चाहिए बिफोर मेच्योरिटी। मतलब कि ए ने 3 महीने का वादा किया है ना, तो फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी या सो ऑन आगे तक चलते जाएंगे, बट ये विद इन 3 मंथ ही ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद इसकी क्या आ जाती है? 3 महीने बाद मैच्योरिटी आ जाती है। ऑल वेल बच्चे। अब बी पॉइंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। बस मैं आपको हेडिंग पढ़ रहा हूं एंड देन मैं आपको अपने आप समझाऊंगा। लिखा हुआ है एचडीसी गेट्स बेटर टाइटल। एचडीसी का फुल फॉर्म होता है मेरे बच्चे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। इसको समझे बिना आपको मजा नहीं आएगा, जरा इसको समझे। हुआ ऐसा कि बी ने कोई इंस्ट्रूमेंट दिया ए से ए को। बी ने वादा किया कि मैं आपको 5 लाख रुपए जो है वो 3 महीने बाद दूंगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड। 3 महीने बाद मैं आपको क्या दूंगा? 5 लाख रुपए। ठीक है? तो ए ने कहा ओके। ए को 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई। ए ने क्या करा? ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया सी को। ट्रांसफर हो गया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है। सी ने ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया डी को। डी ने ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करा ई को। अच्छा, सी ने इंस्ट्रूमेंट परचेज किया था फॉर वैल्यू और गुड फेथ में। सॉरी, फॉर वैल्यू, गुड फेथ अभी नहीं। मतलब कि सी ने ए को पैसे दिए और बदले में ए से मान लो
सॉरी, ए ने सी से जो है सामान ले लिया, और ए ने सी को बदले में क्या दे दिया, इंस्ट्रूमेंट दे दिया। ऐसे सी को आगे से माल लेना था, सी ने डी से माल ले लिया और सी ने डी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया। सी ने डी को बोला कि भाई जाकर बी से पैसे ले लेना 3 महीने बाद। डी ने ई से माल ले लिया और डी ने ई को इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो हर बंदे ने ये इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है वैल्यू पे, मतलब सबने कुछ ना कुछ दिया है, कंसिडरेशन हुआ है यहां पर कुल मिलाकर। ई ने ऐसे ही एफ को इंस्ट्रूमेंट दिया और एफ से सामान ले लिया, ठीक है। अभी मेच्योरिटी पीरियड आया नहीं, एफ से ये इंस्ट्रूमेंट या तो खो गया या तो चोरी हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट एफ से या तो खो गया या तो चोरी हो गया। जी ने चोरी करा या जी को मिला, खोया हुआ जी को मिला। क्लियर है? सबसे ज्यादा कारगर ये सिद्ध तब होता जब ये बियरर इंस्ट्रूमेंट होता। देखो, बियरर इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी कर कर ही ट्रांसफर हो सकता है। जैसे बी ने ए को दिया, ए ने सी को, मात्र डिलीवरी। सी ने डी को डिलीवरी, डी ने ई को डिलीवरी, ई ने एफ को डिलीवरी। और एफ से खो गया मतलब उस इंस्ट्रूमेंट पर किसी का भी नाम नहीं लिखा, बियरर इंस्ट्रूमेंट है। और मिस्टर बी मेच्योरिटी के टाइम पर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पर्सन उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाए, मिस्टर बी उसको पेमेंट कर दे, उसको पैसे दे दे। क्लियर है? अब जी ने तो ये कंसीडरेशन में नहीं लिया, जी ने कंसीडरेशन में नहीं लिया, जी ने कोई वैल्यू भी नहीं दी। तो कुल मिलाकर जी बंदे ने चोरी करा, जी को मिला। अब जी यहां थोड़ा सा चालाक था, जी ने क्या करा, एच के पास गया, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, एच से गुड्स ले लिया और जी ने एच को इंस्ट्रूमेंट जारी कर दिया। अब एच को क्या पता कि ये इंस्ट्रूमेंट जी के पास खोया हुआ है, चोरी वाला मिला है। एच ने ये इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में परचेज किया और वैल्यू पे परचेज किया। देखो ना, उसने गुड्स दिया है और बदले में उसको इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है। क्लियर है? अब मैच्योरिटी के समय पर जब एच जाएगा बी के पास, तो यहां पर कोई भी पर्सन एच के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क अराइज नहीं कर सकता कि भाई आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट पहुंचा है वो जी ने चोरी किया था। मतलब एच यहां पर हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। एच यहां पर क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जो डॉक्यूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होता है ड्यू कोर्स में, जिसने गुड फेथ पे और कंसीडरेशन पे उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, उसके पास हमेशा बेटर टाइटल होता है। क्या होता है? बेटर टाइटल। मतलब ये पीछे वाले जितने भी लोग हैं, एच अपनी पेमेंट को रिकवर करने के लिए, एच को थोड़ी पता था जी चोरी करके लाया, वो पीछे वाले सारे पर्सन से ज्यादा अच्छा टाइटल अपने पास होल्ड करके रखता है। मतलब कोई भी पर्सन एच पर पहली बात क्वेश्चन नहीं कर सकता, और दूसरी बात एच जो है वो अपने मेच्योरिटी के समय पर पैसों का हकदार है। आप खुद ही सोचे, आपकी जेब में 10,000 रुपए रखे हैं, क्या 10,000 बियरर इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि नोट के ऊपर लिखा होता है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द अमाउंट ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपए आपके खो गए और आज वो 10,000 रुपए मुझे मिले, और मैंने किसी 10,000 रुपए से कोई सामान खरीद लिया शॉप पर जाकर, या मैंने वो 10,000 रुपए किसी और पर्सन को दे दिए, मुझे लोन देना था। तो क्या जिस पर्सन को मैंने 10,000 रुपए दिए, इस सारे के सारे कांड में उसकी कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है। वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है और उसके पास बेटर टाइटल है एज कंपेयर टू प्रीवियस ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसको कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये आपको पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिलेगा। आइए अब हम पढ़ते हैं इसको। तो देखो क्या लिखा है, एचडीसी गेट्स बेटर टाइटल।
कहता दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे यूनिक फीचर है और होना भी चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का काम ही ट्रांसफर होना है बार बार। तो ऐसे में हो सकता है कि बीच में वो इंस्ट्रूमेंट किसी गलत हाथ में पड़ जाए, और जिस गलत हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा है वो पर्सन किसी इनोसेंट पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट सेल कर दे, और इनोसेंट पर्सन को बाद में पता चला ये तो चोरी का था। तो क्या इसमें उसका नुकसान हो जाएगा? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि नहीं सर, उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा मिलेगा क्या? बेटर टाइटल। ऑल वेल बच्चा। तो लिखा है दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस फीचर द ट्रांसफरी गेट्स बेटर टाइटल। ट्रांसफरी मतलब अब जैसे जी ने एच को दिया था, तो जी कौन था? जी ट्रांसफरर था, और एच कौन है? ट्रांसफरी है। और इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? एच के पास। बेशक जी चोरी कर कर लाया हो, एच उसका ट्रू ओनर माना जाएगा और एच को बेटर टाइटल मिलेगा। मतलब एच जब पैसे रिकवर करने जाएगा मिस्टर बी से, तो बी उसके ऊपर उसके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता, क्योंकि एच ने ये कंसिडरेशन और वैल्यू रिसीव किया। ऑल वेल। या और बेटर टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इवन इफ द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव। इवन यहां पर जो मिस्टर जी है जो कि ट्रांसफरर है, उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। इवन जी का टाइटल डिफेक्टिव है, फिर भी एच को जो है वो क्या मिलने वाला? एच को मिलने वाला बेटर। ऑल वेल। तो कुछ प्रिजम्पशंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, ये प्रिजम्पशंस बहुत अच्छे से समझेंगे। There are some standard assumption in negotiable instrument which must be accepted by every person. तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वो सारी की सारी प्रिजम्पशंस को एक साथ यहां पर कुछ 6 प्रिजम्पशन है वो नोट की हुई है, और आप अच्छे से ध्यान से समझना। बहुत आसान है बट समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रांसफर हुआ है तो हमें इन प्रिजम्पशंस को मानकर चलना पड़ेगा। आप ये प्रिजम्पशंस अगर नहीं मानते, ये अजम्पशंस नहीं मानते, तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा। मतलब कि चैप्टर को पढ़ने में आपको समझ नहीं आए। सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अजम्पशन ये है कि एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मेड फॉर कंसिडरेशन। ऑल वेल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसीडरेशन का होना जरूरी है। ध्यान से समझिएगा बच्चे। अभी के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, जैसे कि बी जाता है ए के पास, ए ने बी को गुड्स दिया, तो बी ने ए को दे दिया मान लो प्रोमिसरी नोट। अब ये प्रोमिसरी नोट की डिटेल हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की और चेक की, तीनों की नहीं पढ़ी, ये आगे आएगा। फिलहाल इतना समझो कि बी ने क्या करा, ए से गुड्स परचेज किया। बी ने ए से गुड्स लिया, लेकिन बी ने ए को पैसे नहीं दिए। बी ने कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो बी ने ए को जो है वो दे दिया क्या? प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिस किया कि इस गुड्स के बदले जो पैसे हैं वो मैं 3 महीने बाद दे दूंगा। आज की डेट जो भी है, आज की जो भी डेट है उसके 3 महीने बाद मैच्योरिटी होगी, आप आना पैसे ले जाना। अगर आप नहीं आ रहे तो आप ये इंस्ट्रूमेंट किसी मिस्टर सी को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी आ जाएगा। कुल मिलाकर कोई भी इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आए मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब भाई यहां पर 3 महीने बाद की बात हुई है। सबसे पहले ये बताओ कि ए ने गुड्स दिया है और बी ने प्रोमिसरी नोट दिया, क्या यहां पर कंसीडरेशन है? 100%। ए ने बी को गुड्स दिया, बदले में प्रोमिसरी नोट दिया। अब ए को पैसे की जरूरत पड़ गई 3-4 दिनों में, तो ए ने सी से बोला कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, तो सी ने ए को गुड्स दे दिया या कोई सामान दे दिया, कुछ भी दे दिया, या सी ने ए को पैसे ही दे दिए, ठीक है। और ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया
कि मेच्योरिटी पे आप पेमेंट जो है वो मिस्टर बी से ले लेना। तो बताओ यहां कंसीडरेशन है या नहीं? हाँ जी सर, कंसीडरेशन तो है। सी ने डी को दिया, सी ने भी ऐसे ही करा, सी को पैसों की जरूरत पड़ी, सी ने डी से गुड्स ले लिया और वापस इंस्ट्रूमेंट दे दिया। इन सारी ही सिचुएशन में आप ये देखो कि कंसीडरेशन का होना अति आवश्यक। ऑल वेल, तो ये पहली अजम्पशन है कि कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। ये प्रेजम्पशन है, ये टोटल 6 प्रेजम्पशंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखना है साथ साथ लिखना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सलाह दूंगा आप साथ साथ लिखो, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला अजम्पशन है एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मेड फॉर कंसीडरेशन। ये समझ में आ गया। नंबर 2 ये कहता है एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम टू हैव बीन ड्रॉन और मेड ऑन द डेट दैट अपीयर्स ऑन इट। जैसे कि मैं ये बोलूं कि मान लो कि ए ने बी को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया और ए ने बी से बोला कि 3 महीने बाद पैसे ले जाना। बी ने कहा ओके। अब बी आता है ए के पास 3 महीने बाद, तो ए बोलता है देखो इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है, 3 महीने बाद पैसे ले जाना, तो जाओ 3 महीने बाद आओ। आपको नहीं लगता ये गड़बड़ हो गई? 3 महीने बाद कब आए? अरे सर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लिखी होनी चाहिए? डेट लिखी होनी चाहिए। जैसे कि ए ने बी को जब इंस्ट्रूमेंट जारी करा तब उस पर एक डेट थी, मान लो 25 मार्च 2024। तो 3 महीने काउंट होंगे इस 25 मार्च 2024 से, मतलब डेट लिखी होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो डेट ही नहीं लिखी तो क्या लगता है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी भी जो है वो रिडीम हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। पार्टी तो बोलेगी 3 महीने बाद आना, हर 3 महीने बाद बोलेगी 3 महीने बाद आना। क्यों? क्योंकि डेट ही नहीं लिखी उसके ऊपर। तो इसीलिए दूसरी अजम्पशन है डेट लिखी होनी चाहिए। नंबर 3 अजम्पशन है, नंबर 3 वैसे तो आगे पूरा का पूरा सेक्शन 5 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बट आपने कहीं ना कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहां पर पढ़ता हूं। लिखा है व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैव बीन एक्सेप्टेड it is presumed that it was accepted within reasonable time after its date and before its maturity। क्लियर है? मैं आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी बताऊंगा। तो आगे आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट यहां पर मैं आपको बताऊं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी है। ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे बताता हूं। यहां पर ए है, बी है। बी को ए से पैसे लेने हैं, ठीक है। ए को सी से पैसे लेने, बहुत अच्छा है, समझ लें। बी को ए से लेने हैं, यानी आपको मुझसे लेने और मुझे इससे लेने। या तो मैं ये करूं कि मैं इससे पहले पैसे लूं फिर मैं आपको दूं, या मैं ये काम भी कर सकता हूं कि ए ने सी को ऑर्डर दिया कि आप पैसे दे दो बी को। सी ने बोला ओके, या सी मना कर देगा, मतलब सी ऑर्डर को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ए जिस डॉक्यूमेंट पर ऑर्डर देगा उस डॉक्यूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और जिस बंदे ने ऑर्डर दिया उसको बोलेंगे ड्रॉवर, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है। उसने सी को बोला, यानी कि ड्रॉई को, कि तुम बी को पैसे दे देना, और बी कौन है? पे यू। क्लियर है?
तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक समय सीमा होती है कि भाई इतने समय में आप इसको पैसे दे देना। क्लियर है? जनरली ये 90 दिनों की होती है और एक 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। क्लियर है? तो मान के चलते हैं हम लोग, आगे डिटेल में दूंगा, यहां बस उस लाइन को समझाने के लिए कह रहा हूं। मान के चलेंगे हम लोग कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसने भी एक्सेप्ट किया वो हमेशा मेच्योरिटी से पहले किया, क्योंकि मेच्योरिटी से पहले पेमेंट पहले ही ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितनी बार भी ट्रांसफरेबल है। मान लो सी को लेने हैं किसी डी से, तो सी डी को दे देगा, डी ई को दे देगा, ई एफ को दे देगा, एफ जी को दे देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन याद रखना मेच्योरिटी से पहले ही ट्रांसफर होगा, मेच्योरिटी के बाद कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। और एक्सेप्ट भी मेच्योरिटी से पहले ही करेंगे। क्लियर है? बाकी और डिटेल अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक के अंदर आएगा। तो नंबर 3 पॉइंट है, व्हेन ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन एक्सेप्टेड it is presumed that it was accepted within reasonable time after its date and before its maturity. All well. नंबर चौथा ये कहता है, एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, तो ये मल्टीपल टाइम्स ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जब मल्टीपल टाइम ट्रांसफर हो, कितनी बार भी ट्रांसफर कर लो, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट देख लेना कि इसकी मेच्योरिटी पीरियड कब है। आप मेच्योरिटी से पहले ही कितनी बार भी उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो, मेच्योरिटी के बाद नहीं कर सकते। बात को समझ में आ गई? अगर मैंने आपको प्रोमिसरी नोट दिया, मैंने कहा 3 महीने बाद पैसे ले जाना है, आप ले जाना है या कोई भी बंदा आके ले जाए, तो आप किसी और को दोगे, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, तो ये सारा ट्रांसफर 3 महीने के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 महीने का वादा किया है और वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होगा कब? 3 महीने बाद। तो विद इन 3 मंथ आप मल्टीपल टाइम्स इसको ट्रांसफर कर सकते हो। ऑल वेल बच्चे। तो पांचवा है, इसके ऊपर स्टैंप होना बहुत जरूरी है। अब ये स्टैंप वो नीली वाली स्टैंप नहीं है जो हम लोग लगाते हैं। स्टैंप मतलब आपने देखा होगा गवर्नमेंट की स्टैंप होती है, कुछ वो पर्ची सी होती है, छोटी सी टिकट टाइप की। मैं आपको दिखाता हूं, गवर्नमेंट स्टैंप। तो ये देखिए, ये आपका ये पर्ची टाइप होता है स्टैंप। ठीक है? तो ये स्टैंप जो है उसके ऊपर लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ये देखो, ये सारे स्टैंप है। ये आपने कई पेपर पे देखा होगा। मतलब काफी सारे जो पेपर है ना, वैलिड पेपर, पेपरों को वैलिड तब बोला जाता है जब उसके ऊपर सरकारी स्टैंप लगी। ये इस बात का प्रूफ है कि आपने एक प्रॉपरली एग्रीमेंट किया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। नंबर 6 इज एवरी होल्डर इज प्रिज्यूम टू बी ए HDC। हर होल्डर को अजम्पशन मानी जाती है कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आपसे बेटर टाइटल किसी का भी नहीं है। बाकी के प्रीवियस जो पहले के लोग थे उनसे ज्यादा बेटर टाइटल आपके पास। जैसे जैसे मैंने यहां पर बताया, बी ने ए को दिया, ए ने सी को, सी ने डी को, डी से चोरी हो गया, जिसने चोरी करा उसने ई को दे दिया, तो ई के पास अब बेटर टाइटल है। ई कौन हो गया? ई होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, उसके पास बिल्कुल बेटर टाइटल। ऑल वेल जी। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ये हमारा प्रेजम्पशन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रोमिसरी नोट। तो मैं आपको सीक्वेंशियल बताऊंगा, पहले प्रोमिसरी नोट, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर चेक, एंड उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो। इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना। देखो, प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? प्रोमिसरी शब्द को तोड़ते हैं। प्रोमिसरी मतलब प्रॉमिस करना। जैसे कि मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपए का सामान लिया आज, और मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपका मेरे ऊपर भरोसा है। मैंने आपसे 1 लाख रुपए का सामान लिया और वो 1 लाख रुपए के सामान के बदले मैंने एक पेपर पर लिख कर दिया कि मैं वादा करता हूं कि आज से 3 महीने बाद 1 लाख रुपए आपको पे कर दूंगा।
प्रॉपरली आज की डेट लिखी। आज की डेट है, क्या तारीख है आज? आज आई थिंक 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल। तो नहीं, 4 अप्रैल है शायद, 5 अप्रैल। ठीक है, तो 5 अप्रैल आज है। मैं ये वादा करता हूं कि मैं आपको आज से 3 महीने बाद इस सामान 1 लाख रुपए के बदले में मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो जो पेमेंट करता है, यानी कि मैं यहां पर लिख के बताता हूं, यहां ए है, बी है, बी ने ए को गुड्स दिया, ए ने बी को एक प्रोमिसरी नोट दिया। ए ने ये लिखा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 महीने बाद, तो 3 महीने काउंट कहां से होंगे? आज की डेट से, यानी कि 5 अप्रैल 2024, जो वैल्यू मैंने रिसीव की है, मतलब जो गुड्स मैंने रिसीव किया है, उसके बदले मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद। अब इसके ऊपर प्रॉपरली स्टैंप लगाए। ठीक है, गवर्नमेंट का स्टैंप होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? जो इस बंदे ने प्रॉमिस किया, इस प्रॉमिस को कहते हैं अंडरटेकिंग। जैसे मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया कि मैं आपका पूरा सीए फाउंडेशन का लॉ जो है वो कवर करवाऊंगा। सॉरी बेटे। तो पूरा सीए फाउंडेशन का लॉ मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, ये मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है, और ये वादा मेरा पूरा पक्का है। अभी तक मैं आपको लगभग आई थिंक 47-48 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, और धीरे 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 क्या हो रहा है, बच्चों का विश्वास भी बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स और नए जुड़ रहे हैं। मेरी एप्लीकेशन आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आने वाले समय पर मैं धीरे धीरे उस एप्लीकेशन के अंदर नए नए जो आपके नोट्स हैं वो अपलोड करूंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। जैसे ही कोई नया नोट्स अपलोड होगा, मेरे यूट्यूब के पोस्ट पर या मेरे व्हाट्सएप के पोस्ट पर मैं आप लोगों को पोस्ट भी करूंगा, तो जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को साथ बने रहना है एग्जाम टाइम तक, टिल द लास्ट डे हम लोग जो है एक साथ रहेंगे। अभी जो है ऑल्टरनेट डेज पे या कभी कभी मैं रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, बट जैसे ही हमारी रिवीजन स्टार्ट होगी, हम लोग डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। और आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस क्या करनी है। मैं उन सब बच्चों को एक बात बोल रहा हूँ कि बच्चे बस अभी एक काम करते हैं, सिलेबस पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या हुआ, मैंने जैसे आपसे वादा किया है, तो ये एक अंडरटेकिंग है मेरी तरफ से कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसे ही ए ने बी से वादा किया, लेकिन ये वादा हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। क्लियर है? तो ए हो सकता है यहां पर बी को बोले, ए हो सकता है बोले कि मैं पैसे तुझे दूंगा, मतलब सर्टेन पर्सन, या तेरे ऑर्डर पर मैं किसी को भी दे दूंगा जिसको तू बोलेगा। मतलब बी ने मान लो मैंने ए ने बी को दिया प्रोमिसरी नोट, बी को पैसों की जरूरत पड़ गई, बी ने अपना नाम काट कर सी को प्रोमिसरी नोट दे दिया, तो ए अब पेमेंट किसको करेगा? सी को। सी ने अपना नाम काट कर डी को दे दिया, तो सी सॉरी ए अब पेमेंट किसको करेगा? डी को। तो या बियरर होगा, तो ए ने बोला कि कोई भी आ जाए ये डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास, मैं उसको पेमेंट करूं। क्लियर है? तो ये एक वादा है। यहां पर वादा करने वाले बंदे का नाम है पेयर, और जिसे वादा किया है वो बंदा है पेई, और ये पूरा का पूरा आपका प्रोमिसरी नोट कंप्लीट होता है। मेरी बात सुनो बच्चे, प्रोमिसरी नोट बनाने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं हो। कैसे भी लोग प्रोमिसरी नोट को बना सकते हैं, बस वो राइटिंग में होना चाहिए, उस पर डेट होनी चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, अमाउंट को 2 बार लिखना है, एक बार आपका न्यूमेरिक में और एक बार आपको वर्ड्स में अमाउंट लिखना है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। लिखें कि पेबल टू सर्टेन पर्सन है और इज ऑर्डर है और बियरर है।
आपका प्रोमिसरी नोट कंप्लीट। क्लियर है? अब इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, जो बोला है एज इट इज यहां पर, सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 है प्रोमिसरी नोट का। कहता है ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बोला था? राइटिंग में होना चाहिए। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत समझना, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं सर, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमेशा राइटिंग में होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब होता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस यानी अंडरटेकिंग से पहले लिखा हुआ अनकंडीशनल। अब ये अनकंडीशनल का मतलब क्या है? बिना किसी कंडीशन के। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं आपकी शादी होने के 3 महीने के बाद आपको पैसे दे दूं, या मैं ये बोलूं मैं मिस्टर ए की शादी होने के 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा। देखो, मैंने वादा तो किया, लेकिन ये कंडीशनल वादा है। हो सकता है कि जो मिस्टर ए है वो सलमान खान का फैन निकल जाए। समझ गए होगे आप लोग? मान लो मिस्टर ए ने कभी शादी ही नहीं करी और आपके साथ दिक्कत हो गई, आपको पेमेंट ही नहीं मिली, आप इंतजार में हो उसकी शादी के। तो सर, कभी भी ऐसी अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए जो कंडीशनल हो। हमेशा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी, इसको आप प्रॉमिस बोलते हो। साइंड बाय द मेकर। मेकर मतलब पेयर। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, ये टॉपिक तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। कि मान लो ए ने बोला कि पैसे तुझे ही दूंगा, तो मतलब सर्टेन पर्सन। ए ने बोला कि तुझे या तेरे किसी ऑर्डर पर किसी बंदे को दे दूंगा, तो या तो कोई सी आ जाए, डी आ जाए, मैं उसको दे दूंगा, या कोई भी आ जाए। तो कोई भी मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो बंदा उस इंस्ट्रूमेंट का मालिक। तो फॉर्मेट है प्रोमिसरी नोट का। तो मैं आपको बताता हूं, प्रोमिसरी नोट का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। देखो, मैंने लिखा भी हुआ है, नो एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज गिवन इन द लॉ बाय इट मे बी एज फॉलोज, बट इट मे बी एज फॉलोज। देखो, यहां पर लिखा है 3 मंथ आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब ये डेट 23/11/2023, जिस दिन मैंने ये नोट्स लिखे थे। आई प्रॉमिस टू पे टी ए ट्रेडर और इज ऑर्डर। और इज ऑर्डर मतलब अब टी जो है, मान लो टी को 23 को मैंने ये प्रोमिसरी नोट लिखा, 24 को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो टी किसी मिस्टर एम के पास जाएगा और ये इंस्ट्रूमेंट उसको दे देगा। और पक्का ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते वक्त इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा, क्योंकि अगर बियरर होता तो सिर्फ डिलीवरी होता, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब टी अपना नाम काटेगा बकायदा और फिर एम का नाम लिखेगा और देन वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब ये होता है द सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड साइंड बाय द मेकर दैट इज कस्टमर। जिसने सामान लिया है तो वो मेकर हो गया, वो कस्टमर हो गया, और टी यहां पर कौन हो गया मेरे बच्चे? पेई हो गया। अमाउंट को देखो 2 बार लिखा है, 50,000। डेट प्रॉपर लिखी है और स्टैंप ड्यूटी है और कंसीडरेशन भी है। कुल मिलाकर ऊपर लिखी गई जितनी भी अजम्पशन है वो सारी की सारी अजम्पशन यहां पर पूरी हो रही है। क्लियर है? तो एक पूरा का पूरा फॉर्मेट देखकर हमें यह समझ में आया कि प्रोमिसरी नोट किस तरीके का होता है। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टी होती है, एक मेकर जिसके आगे लिखा है जो पैसे देगा। बेटे, ये आगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया पूरा का पूरा, ओके। अब तीसरा टॉपिक इसका कहता है टू पार्टीज इन प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी है। तो बेटा, एक है मेकर जो पैसे देगा, एक है पेई जो रिसीवर ऑफ मनी है, जिसको पैसे मिलने वाले। तो मेकर मीन्स द पर्सन who makes the promissory note and his liability is primary and unconditional। ये बहुत अच्छे से समझना। ए ने बी को बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, बी ने इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। मैच्योरिटी पर ई गया ए के पास,
ऑल वेल। तो पैसे देने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिस्टर ए की। मतलब जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे को देने की। ऑल वेल बच्चे, समझ में आ गया। अब बात करते हैं पेई की। पेई मीन्स द पर्सन हुज नेम इन द प्रोमिसरी नोट एंड टू whom द मनी इज टू। जिसको पैसे मिलेंगे उसका नाम लिखा होगा प्रोमिसरी नोट में, या और हिज ऑर्डर लिखा होगा, तो फिर पेई क्या करेगा? अपना नाम काटकर ऑर्डर वाले बंदे का नाम लिखेगा। ठीक है। अब कुछ फीचर्स है प्रोमिसरी नोट के, ये फीचर्स हमने बिल्कुल तेजी से पढ़ने। पहला वाला, इट मस्ट बी रिटन, इट मस्ट बी इन राइटिंग। मतलब प्रोमिसरी नोट ओरली आप नहीं बना सकते, ये आपको राइटिंग में बनाना पड़ेगा। नंबर 2, आप एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे कर रहे हो। देखो यहां ऊपर लिखा हुआ है 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे यू और योर ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000। मैं एक्सप्रेसली कह रहा हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा, एक्सप्रेसली बोलना है। तो देखो यहां एक एग्जांपल है, दीपिका मेक्स अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, यू हैव टू डिसाइड इट इज प्रोमिसरी नोट और नॉट। मिस्टर रणबीर, आई ओ यानी इंडेप्टेड टू यू ₹50,000। जैसे कि दीपिका ने रणबीर को यह बोला कि हाँ रणबीर, मुझे आपको 50,000 देने हैं। तो यहां दीपिका रणबीर को 50,000 रुपए देने का वादा नहीं कर रही। यहां दीपिका रणबीर को ये एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट दे रही है कि हाँ मुझे आपको 50,000 देने हैं, दैट्स इट। कोई प्रॉमिस नहीं किया देने का। तो प्रोमिसरी नोट का दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेल बच्चे, जैसे यहां पर आंसर है, दिस इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट, देयर मस्ट बी क्लियर प्रॉमिस फ्रॉम द मेकर फॉर पेमेंट, सो अ मेयर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट। अगर आप सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो तो वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट कभी भी नहीं बन पाएगा। आपको वैलिड प्रोमिसरी नोट बनाना है तो एक्नॉलेजमेंट से काम आपका नहीं चलेगा। यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट आई विल पे द अमाउंट ऑफ रुपीज डैश 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 ऑन दैट डेट। ऑल वेल। तीसरी बात, अनकंडीशनल होना बहुत जरूरी है। तो देखो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन में ही ये बात हमने देखी थी कि विदाउट एनी कंडीशन आप प्रोमिसरी नोट जारी करोगे। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन ना हो, या कंडीशन ऐसी हो जो होना पॉसिबल हो। अगर ऐसी कंडीशन डाले जो हो सकती है तो इट्स फाइन, वो चलेगा। अभी एग्जांपल देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। अनकंडीशनल में लिखा है द प्रॉमिस मेड अंडर प्रोमिसरी नोट शैल बी अनकंडीशनल हाउ एवर। ठीक है, ये हाउ एवर से बहुत अच्छे से सुनना। If the promise is based upon some condition which is bound to happen, then it is treated as unconditional. अगर कोई प्रॉमिस मैंने किया है उस कंडीशन पर जो कंडीशन होने वाली है, जो हो सकती है, जो होनी ही है, असली मतलब ये जो होना ही है, तो फिर वहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मिस्टर दीपक ने मिस्टर विकास को यह प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा अभिनव की शादी होने के 1 महीने के बाद। तो ये वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। हो सकता है अभिनव शादी ना करे, हो सकता है अभिनव को लड़की ना मिले, तो ये बाउंड टू हैपन नहीं है। होना ही है ऐसा हो ही नहीं सकता। अभिनव का मन फिसल गया, वो कह रहा मैं नहीं कर रहा शादी, कोई कुछ कर लेगा। लेकिन मान लो कि मैंने आपसे, दीपक ने विकास से ये वादा किया कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा अभिनव की डेथ के 1 महीने के बाद। दिस विल बाउंड टू हैपन, ये पक्का होगा। अभिनव पक्का मरेगा, आज नहीं मरेगा, 1 साल बाद, 2 साल, 10 साल। तो पहली बात, हम जब एग्रीमेंट बनाएंगे तो वहां पेई भी पागल नहीं होगा। पेई देख लेगा भाई अभिनव की उम्र क्या है। मान लो अभिनव की उम्र 70 ईयर है, तो ऐसे में पेई एक्सेप्ट कर लेगा। पेई को पता है अब ये 2-4-1 साल का मेहमान है, हो सकता है 6 महीने में भी निकल ले। ये बाउंड टू हैपन है, तो ये वैलिड प्रोमिसरी नोट। तो देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, अनकंडीशनल। द प्रॉमिस मेड अंडर प्रोमिसरी नोट शैल बी अनकंडीशनल हाउ एवर if the promise is based upon some condition which is bound to happen,
then it is treated as unconditional. Example, लिखा है 3 months after the marriage of Mr. Y, I promise to pay you ₹50,000. मिस्टर वाई की शादी के बाद 3 महीने बाद मैं आपको 50,000 दूंगा. हो सकता है मिस्टर वाई जो है वो शादी ना करे, तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट बिकॉज दिस इज कंडीशनल. ऑल वेल. अगला एग्जाम्पल है 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर वाई आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000. यस, दिस इज वैलिड प्रोमिसरी नोट क्योंकि ये पक्का वाई की डेथ होनी ही होनी. तो 3 हम लोगों ने इसकी फीचर पढ़े. एक तो ये रिटर्न होना चाहिए, दूसरा एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, तीसरा अनकंडीशनल होना चाहिए. ऑल वेल. नंबर 4 ये कहता है मनी ओनली. तो बेटे द प्रॉमिस मेड अंडर प्रोमिसरी नोट मस्ट बी ओनली फॉर पेमेंट ऑफ मनी. मतलब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 3 महीने बाद 10 लाख रुपए दूंगा क्योंकि आज मैंने आपसे गुड्स लिया है, ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है. मैं ये बोलूं कि 3 महीने बाद मैं अपनी जमीन आपके नाम कर दूंगा, ये प्रोमिसरी नोट नहीं है क्योंकि प्रोमिसरी नोट में कंसिडरेशन हमेशा मनी होना जरूरी. मैं आपसे सामान लेता हूं तो पैसे दूंगा आपको, पैसे के अलावा कुछ और देता हूं तो वो वैलिड नहीं है. या मान लो मैं ये बोलूं 3 महीने बाद 10,000 रुपए और 100 किलो आलू पोटैटोज मेरे से ले लेना, मैं प्रॉमिस करता हूं, ये भी वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है. 2 महीने बाद 1,000 रुपए प्लस ये पेन मैं आपको दूंगा, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट. यहां क्या लिखा है? मनी के साथ ओनली. मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिर्फ और सिर्फ मनी ओनली की बात करता है, इसके अलावा और कोई बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं करता. तो लिखा है द प्रॉमिस मेड अंडर प्रोमिसरी नोट मस्ट बी ओनली फॉर पेमेंट ऑफ मनी. If the promise is made for delivery of something other than money or in the addition to money, then that instrument will not be a valid promissory. Clear है बेटे? तो जो भी प्रॉमिस हम करेंगे वो मनी ओनली के लिए होना चाहिए. मनी के अलावा कुछ और होगा तो वो वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है. जैसे यहाँ एग्जांपल है और मैंने हेडिंग में पहले ही लिख दिया दीज आर नॉट प्रोमिसरी नोट. देखो लिखा है A promise to be as 3 months after the date I promise to pay you ₹50,000 and a whistle. Whistle मतलब सीटी. 3 months after the date I promise to deliver 1,000 kg of potato. ना तो ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है ना ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है. ओनली मनी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो हमने कितने फीचर पढ़े? मैंने बोला राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए और मनी ओनली होना चाहिए. एंड द 5th पॉइंट इज साइंड बाय मेकर. इसको मेकर साइन करेगा. यानी कि जैसे मैं कस्टमर हूं, मैंने आपसे सामान लिया तो मैं प्रोमिसरी नोट साइन करूंगा, पहले प्रोमिसरी नोट लिखूंगा एंड साइन करके तब दूंगा. मान लो बिना साइन करे आपको दे दिया तो ये सही नहीं है. बिना साइन करे नहीं दे सकता. ठीक है. पेई सर्टेन होना बहुत जरूरी है. तो पेई का नाम क्लियरली मेंशन हो. आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर विकास ₹10,000 और इज ऑर्डर. ऑल वेल. तो पेई का सर्टेन होना यहां पर बहुत जरूरी है. अब यहां पर कुछ बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर आप तो कह रहे थे कि बियरर इंस्ट्रूमेंट भी होता है प्रोमिसरी नोट. बिल्कुल होता है, लेकिन बियरर इंस्ट्रूमेंट कुछ ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करते हैं. आम आदमी, नॉर्मल लोग कभी भी प्रोमिसरी नोट बियरर इशू नहीं कर सकते क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं. किसी का खो गया, किसी का चोरी हो गया, किसी और को मिल गया तो वो मेच्योरिटी पे जाकर पैसे ले लेता है. ये बहुत दिक्कत होती थी. इसलिए आरबीआई एक्ट ने ये बात बोली, अभी थोड़े साल पहले ही बोली है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आरबीआई इशू कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है. यानी कि नॉर्मल बंदे सिर्फ सर्टेन पेई वाला इंस्ट्रूमेंट ही इशू करेंगे और वहां पर प्रॉपरली स्टैंप होना चाहिए. स्टैंप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं. तो ये मेरा है प्रोमिसरी नोट. एक बार मैं प्रोमिसरी नोट को एक्सप्लेन कर रहा हूं या पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जहां तक पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड देन वी विल मूव टू द आईसीआई मटेरियल. तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन 13 में दे रखी है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रोमिसरी नोट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए चेक विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और इज ऑर्डर और बियरर. तो इसके फीचर क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है.
ठीक है, मल्टीपल टाइम आप ट्रांसफर कर सकते हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल मिलता है, यानी कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे बेटर टाइटल होल्ड करता है। और कुछ कुछ प्रिजम्पशन है, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडरेशन पे होना चाहिए जो कि मनी ओनली होगा। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे डेप्ट होनी चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो मेच्योरिटी से पहले एक्सेप्ट किया हो और मेच्योरिटी से पहले ही ट्रांसफर कर सकते हो। स्टैंप होना चाहिए और एचडीसी को बेटर टाइटल मिलेगा। सेक्शन 4, सेक्शन 13 डेफिनेशन का है, सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट का है। डेफिनेशन: ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जो कि प्रॉमिस है, साइंड बाय द मेकर, जिसको मेकर ने साइन किया है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन और इज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑल वेल। तो फॉर्मेट क्या होता है प्रोमिसरी नोट का? बेटे प्रोमिसरी नोट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या बता रखा है, किसी प्रकार का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो देखो, डेट, स्टैंप, अमाउंट को 2 बार, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे राइटिंग में है और अनकंडीशनल। क्लियर है? 2 पार्टी होती है, मेकर और पे, और रिटर्न होना चाहिए एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, अनकंडीशनल और मनी ओनली होना चाहिए, एंड देन साइंड बाय मेकर, सर्टेन पे और स्टैंप होना इज वेरी। उम्मीद है आपको नोट्स से समझ में आ जाए, लेकिन नोट्स काफी नहीं है, अभी हम लोग जाएंगे बुक के ऊपर थोड़ी देर और बेटे। ये क्या हो गया? यहां से शायद गायब हो गई है। अच्छा, शायद ये अपलोड हुई थी, कुछ टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं बच्चे। एक काम करते हैं हम लोगों ने प्रोमिसरी नोट कर लिया, तो आज यहां रहने देते हैं। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, पहले बुक से प्रोमिसरी नोट पढ़वाऊंगा, प्रोमिसरी नोट तक, एंड देन मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका उस दिन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कोशिश करेंगे चेक वाला टॉपिक भी उस दिन कर ले। तो बहुत जल्दी आपके पास, शायद कल ही नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हो, आप सबसे 2-3 रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात, आप सबके फोन में मेरी एप्लीकेशन होनी जरूरी है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपलोड करूंगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए ताकि पता लग जाए आपको। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सब कमेंट किया कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और सबसे बड़ा, शेयर करना ना भूलिए। तो बस मेरी आपकी तरफ से कंसिडरेशन यही है कि आप मेरे चैनल को जितना शेयर करो उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। दैट्स इट। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।